दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध दोस्तों। और इसमें हम युद्धों को देखेंगे बहुत ही बारीकी से, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम और सरसरी निगाहों से देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, आपका समय भी नष्ट ना हो। दोस्तों, इस प्रारंभ करते हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो सबसे जो पहला दोस्तों, इतिहास में सबसे जो पहला युद्ध हुआ है, वो दोस्तों युद्ध हुआ है दशराज युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? दशराज युद्ध हुआ है, जो कि 1400 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर युद्ध को के बारे में बताया गया, यहाँ वर्ष बताया गया, यहाँ पर मध्यस्थता बताई गई, यहाँ पर विजय बताई गई। तो 1400 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। किसके इसके बीच में? तो सुदास और बनाम 10 राजा। उस समय जो 10 राजा थे वो एकत्रित होकर संधि के माध्यम से सुदास राजा से इन्होंने लड़ाई की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर भी 10 राजाओं को हरा करके सुदास विजयी बने थे। तो इसीलिए इसे 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें कौन विजयी हुआ था दोस्तों? सुदास। ये पहला, इतिहास का पहला दोस्तों युद्ध था। फिर दूसरा दोस्तों युद्ध हुआ, अर्बेला का युद्ध हुआ। अर्बेला का युद्ध कब हुआ था? तो 331 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? याद रखना, 331 ईसा पूर्व हुआ था। किसके इसके बीच हुआ था? तो एक दारा तृतीय थे, दारा तृतीय बनाम सिकंदर के बीच में हुआ था। सिकंदर के बीच हुआ तो दोस्तों इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अब यहाँ पर देख लेते तो भारत का पहला सफल आक्रमण दारा प्रथम हकमनी साम्राज्य ने किया था। यहाँ पर जो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों, वो किया था दारा प्रथम ने। और दारा प्रथम ने क्या किया था? अफगानिस्तान, जो कि उसमें गांधार था, गांधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इन्हीं के वंशज जो थे दोस्तों, इन्हीं के जो पुत्र थे, जो पोते कह लीजिए, दारा तृतीय, उनका जो उत्तराधिकारी था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें दारा तृतीय हार गया दोस्तों सिकंदर से। और जब हार गया तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से जो ईरानी सत्ता समाप्त हो गई और यूनानी सत्ता दोस्तों स्थापित हो गई, जब ये सिकंदर युद्ध जीत गया था। अब जो इसके बाद का युद्ध हुआ दोस्तों, करिया हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326, देखो यहाँ पे सीरियल वाइज दोस्तों बताया जा रहा है। 1400 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व। ये किसके इसके बीच हुआ था? तो सिकंदर बनाम जो राजा थे पोरस, पोरस राजा के बीच में हुआ था। इसमें पूरा कंफर्म नहीं है दोस्तों कौन सा किसने जीत हासिल की थी, लेकिन जो अधिकतर साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार सिकंदर जीत गया था। लेकिन वह भारत के आगे नहीं बढ़ा और वहीं से वो लौट गया था, क्योंकि उसने सोचा, जब ये राजा पोरस इतना महान राजा है और इसे लड़ते लड़ते वह काफ़ी हतोत्साहित हो गया था, लास्ट में यहीं से वो वापस चला गया था। इसके पश्चात का दोस्तों युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। अशोक बनाम कलिंग नरेश। अशोक जो बनाम हुआ था कलिंग नरेश, इसमें अशोक विजयी हो गए थे। लेकिन यहाँ से अशोक का जो माइंड था वो पूर्णतया दोस्तों चेंज हो गया और उन्होंने, अब सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण बोल दिया अशोक महान ने। और कलिंग की राजधानी कौन थी? तोसाली थी। कलिंग की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तोसाली थी। तोसाली पर जब आक्रमण किया तो उस समय इनकी विजय हुई और उस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को कैदी बना लिया गया था। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में जो ब्राह्मण थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, को बहुत दोस्तों कष्ट पहुंचा, क्योंकि इसमें इतने जन सामान्य की जो जाने गई थी, इतने लोग वहाँ से कैदी बना लिए गए थे, इतने लोग बेघर हो गए थे, इतने लोग परेशान थे। इसीलिए अशोक को बहुत दुख हुआ दोस्तों। और इसके पश्चात स्वरूप उन्होंने क्या किया? अशोक ने साम्राज्य की विजय नीति त्याग दी, विजय नीति को त्याग दिया और कभी न युद्ध करने के लिए उन्होंने शपथ खाई और बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। और कलिंग युद्ध का उल्लेख जो अशोक के अपने एक 13वां अभिलेख है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में आता है दोस्तों। अशोक ने क्या किया है? जो कलिंग का युद्ध है, इसका जो पूरा वर्णन है दोस्तों, वो 13वें अभिलेख में किया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, 13वां अभिलेख। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त और
व सिकंदर, है ना, के बीच हुआ था ये मान लीजिए। तो सिकंदर का, क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर था वो दोस्तों सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर तो वापस चला गया था, लेकिन अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर वो छोड़ गया था। और जब उससे युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से, इसमें सेल्यूकस निकेटर पूर्णतः हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई दोस्तों। सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों को सेनापति सेल्यूकस को सौंपकर वह वापस चला गया था सिकंदर। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने क्या किया, इनको परास्त कर दिया। उसे संधि का प्रस्ताव करना पड़ा, किसे, सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों, जिसके तहत उसको अपनी पुत्री हेलेना, यहाँ पर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। और दहेज में राज्य का समस्त पूर्वी जो प्रदेश कांधार था, हेरात था, काबुल कांधार, बलूचिस्तान को समुद्रगुप्त को समर्पित करने पड़े। और इस तरह मौर्य साम्राज्य ईरान तक फैल गया। और इस प्रकार से देखा जाए जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये जो मौर्य साम्राज्य था वो कहाँ तक फैल गया दोस्तों, ईरान तक फैल गया। अब युद्ध की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हुआ था कनिष्क और चीन के बीच युद्ध हुआ। जो राजा कनिष्क थे और चीन के बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था, प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क और चीनी सम्राट थे उस समय। इसमें कनिष्क की दोस्तों विजय हुई थी। कनिष्क जो 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक भारत के प्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के सेनापति पान चाओ किसके बीच में हुआ था दोस्तों, पान चाओ के बीच में हुआ था, जहां एक बार पराजित होकर वह दोबारा विजय हुआ। एक बार पहले कनिष्क पराजित हुए थे, लेकिन दोबारा वो जीत गए थे। फलस्वरूप क्या हुआ, उसका रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित हो गया। उस समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, रेशम का जो आयात निर्यात होता था उस पर अधिकार कर लिया किसने, कनिष्क ने। यह मार्ग मध्य एशिया और अफगानिस्तान के बीच से गुजरता था और वह ईरान जाता था। इस मार्ग से क्या हुआ, कुषाणों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई। कनिष्क भारत का ऐसा पहला शासक था जिन्होंने भारत से बाहर आक्रमण किया। तो दोस्तों ये कनिष्क जी एक ऐसे शासक थे, राजा थे, जिन्होंने क्या किया, भारत से बाहर आक्रमण किया, यानी चीन को भी उन्होंने हरा दिया। और उसके पश्चात में देखेंगे तलैयंगाम युद्ध। ये दोस्तों थोड़ा दक्षिणी भाषा है इसलिए थोड़ा कहने में कठिन है। ये जब युद्ध हुआ 290 ईस्वी में, पांड्य शासक और जो बनाम तो चेर शासक, चेर चोल पांड्य जो त्रिगुट थे दोस्तों, उनके बीच में जब हुआ था तो इसमें पांड्य शासक की विजय हुई थी। और यहाँ पर देखो विस्तृत बताया गया। पांड्य जो राजवंश के शासक थे कौन थे, नेडू जेलियन के बीच में जो तलैयंगलामनम जो का युद्ध हुआ था दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टफ है, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो नेडुन जेलियन ने क्या किया था, चोलों एवं चेरों को 5 सामंत मित्रों को भी बुरी तरह पराजित किया था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। और नेडू जेलियन ने अपने शत्रुओं को राजधानी मदुरई से खदेड़ दिया था। उनका पीछा करते हुए चोल राजा ये सीमा में घुस गए और तंजौर जिले के तिरुवल्लुर से 13 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम के स्थित तलैयंगाम के युद्ध में शत्रु सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो त्रिगुट जो युद्ध हुए हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों आता है। तो इसको जब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे उसमें बताएंगे चेर चोल और पांड्यों के बारे में जब बात करेंगे तो बात किया जाएगा दोस्तों। अब इसके पश्चात में देखते हैं दोस्तों आर्यावर्त के युद्ध। आर्यावर्त के युद्ध में देखेंगे 4वीं सदी में आर्यावर्त का युद्ध हुआ। समुद्रगुप्त व नाग शासकों के बीच हुआ दोस्तों। अब समुद्रगुप्त इसमें विजयी हुए थे दोस्तों। और स्कंदगुप्त और हूणों के बीच में जो युद्ध हुआ था 466 ईस्वी में स्कंदगुप्त और जब हूणों के बीच में हुआ तो इसमें भी स्कंदगुप्त दोस्तों विजय हुए थे। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी दोस्तों। मध्य एशिया की जो बहुत ही बर्बर जाति थी कौन थी, हूण, जो मूलतः मंगोलियन थे। मंगोलियन जानते ही दोस्तों बहुत ही खतरनाक जो उस समय की जो जाति थी मंगोलियन बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ का अभी बाद में एक शासक आएगा दोस्तों चंगेज खां, जिसने उस समय दोस्तों 4 करोड़ लोगों को अकेले ही मार दिया था, यानी 1/4 जनसंख्या को उसने अकेले समाप्त कर दिया जाता था, चंगेज खां।
तो वहीं के ये मूलतः जो निवासी थे दोस्तों मध्य एशिया के, ये मंगोलियन थे और इनको क्या किया, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। हूणों का जब प्रथम आक्रमण समुद्रगुप्त के शासन काल में तिगिन एवं खुशनीबाज के नेतृत्व में हुआ था, एक तिगिन थे और खुशनीबाज के नेतृत्व में हुआ था, स्कंदगुप्त ने इनको सफलतापूर्वक रोक लिया। स्कंदगुप्त एशिया व यूरोप का पहला शासक था जिसने हूणों को पराजित किया था, क्योंकि हूण उस समय बहुत ही बर्बर थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। उसने इन आक्रमणों को गांधार से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल के पश्चात में हूणों का आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में फिर हुआ, परंतु उत्तराधिकारी जो आक्रमण को रोकने में असफल साबित हुए। लेकिन इसके पश्चात में जो जब हूणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के बाद में, तो दोस्तों कोई नहीं रोक पाया। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आ जाइए नर्मदा युद्ध। ये दोस्तों छूट रहा है थोड़ा, यहाँ से पढ़ लेंगे। स्कंदगुप्त के शासन के पश्चात हूणों का आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में हुआ फिर, परंतु उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इस आक्रमण को नहीं रोक पाए और धीरे धीरे हूणों का जो आधिपत्य वो बढ़ता रहा। इस प्रकार तोरमाण भारत विजय करने वाला वह प्रथम हूण शासक था। कौन था दोस्तों? तोरमाण। तोरमाण ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण करके वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था, जिसने मध्य भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गांधार क्षेत्र के तिगिन ने हूणों का पहला आक्रमण स्थापित किया था। तोरमाण के बाद में उसका पुत्र आया दोस्तों मिहिरकुल, शासक बना, ये शासक बना मिहिरकुल, लेकिन वह अयोग्य साबित हुआ दोस्तों। मालवा के यशोधवर्मन ने उसे युद्ध में मार डाला। नेता मिहिरकुल की मृत्यु के पश्चात नेतृत्वहीन हूणों का भारत से आधिपत्य समाप्त होने लगा था। इस समय गुप्त शासक कौन था? नरसिंह बालादित्य थे दोस्तों। नर्मदा का युद्ध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 630 ईस्वी में हुआ था नर्मदा का। तो हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के बीच में हुआ था। गुप्तोत्तर काल में पुष्प भूत जो वंश के थे, कौन थे? हर्षवर्धन। 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा दोस्तों। उत्तर भारत का सम्राट हुआ जिसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की दोस्तों? कन्नौज में स्थापित की। गुप्त साम्राज्य के पश्चात में हर्षवर्धन ने ही पूरा उत्तर भारत पर शासन किया, जिसका साम्राज्य कश्मीर तक फैला हुआ था। तो हर्षवर्धन जो जिस प्रकार से गुप्त वंश के शासकों ने पूरे भारत पर अपना आक्रमण स्थापित करने के पश्चात में बाहर भी उनका आधिपत्य था, उसी प्रकार से हर्षवर्धन का पूरे भारत में अधिकार था दोस्तों। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत को जीतने की चाह से अपने दक्षिण अभियान शुरू किया, किंतु वह दक्षिण अभियान में सफल नहीं हो सका। उसको नर्मदा नदी के तट पर बादामी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया। पुलकेशन द्वितीय दक्षिण भारत का बहुत ही प्रतापी राजा था दोस्तों। जब आके इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद में बात किया जाएगा विस्तृत रूप में। तो बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों और देखते रहिए। इसके पश्चात ही पुलकेशन द्वितीय ने दक्षिण पथीश्वर अर्थात दक्षिण का स्वामी उपाधि दोस्तों धारण की। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही पूरे देश का शासक था हर्षवर्धन दोस्तों ना। चीनी यात्री जो हेमसांग, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जो कि लगभग 639 से लेकर के 644 ईस्वी तक भारत में रहा। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में आता है ये, इसको आप याद रखिए। पुलकेशन द्वितीय का जो एहोल प्रशस्ति एवं हेमसांग का जो विवरण इस युद्ध के साथ इसमें मिलते हैं दोस्तों। पुलकेशन द्वितीय का जो युद्ध हुआ है उसको एहोल प्रशस्ति और हेमसांग का विवरण भी इस युद्ध में मिलता है दोस्तों। सूरमार का युद्ध इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सूरमार का दोस्त युद्ध 641 से 42 ईस्वी नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशन द्वितीय के बीच में हुआ। नरसिंह वर्मन इसमें विजयी रहे थे। परिमल का युद्ध 641 ईस्वी से 42 में हुआ। नरसिंह वर्मन और पुलकेशन द्वितीय, इसमें भी नरसिंह वर्मन दोस्तों विजयी रहे थे और ये बहुत ही उस समय के बहुत ही प्रतापी राजा थे। जितने भी युद्ध हुए लगभग नरसिंह वर्मन उसमें विजयी रहे थे। अब यहाँ से आप देखिए सिंध व रावल का युद्ध जब हुआ दाहिर सेन
वह मोहम्मद बिन कासिम के बीच में 712 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम जो कि तुर्क शासक था, उसने जब आक्रमण किया तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम की दोस्तों विजय हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हज्जाम का दामाद था। किसका था दोस्तों? अल हज्जाम। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों मुस्लिम शासन यहाँ से स्टार्ट होता है भारत में। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया 712 ईस्वी में, और ये कौन था? तो अल हज्जाज का एक दामाद था। उमैयद खलीफा, जो उमर खलीफा थे उस समय का सेनापति भी था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था दोस्तों। सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो अरबी मुस्लिम कौन था दोस्तों? वो था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसने मात्र 17 वर्ष की उम्र में सिंध व मुल्तान को जीत लिया था। कितनी वर्ष की अवस्था में? केवल 17 वर्ष की अवस्था में दोस्तों जीत लिया था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो राजा था वो कौन सा था? तो राजा दाहिर था का शासन था। यह युद्ध के फलस्वरूप ही पहली बार भारत में सिंध वासियों ने क्या किया था? सिंध वासियों पर इसने जजिया कर लगाया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लोग गलत भी कर देते हैं। तो सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। उल्लेखनीय है कि भारत में पहला व अंतिम मुस्लिम आक्रमण था। पहला और अंतिम मुस्लिम आक्रमण था। सिंध विजय के पश्चात ही कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में, यानी 20 वर्ष की अवस्था में उसकी उम्र विरोधियों द्वारा, उसके जो विरोधी थे उसी, इसकी कहानी भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग है। उसके विरोधियों के द्वारा ही एक ये मान लीजिए कि बहुत ही गुप्त तरीके से, बहुत ही एक चतुराई से इसको मार दिया गया था। इसके बाद में 300 वर्षों के पश्चात में 11वीं सदी में तुर्की मुसलमानों का आक्रमण फिर से होता है। अरबों की सिंध पर विजय के बारे में अली अहमद द्वारा लिखित पुस्तक जो है, एक है चचनामा, उसमें पता चलता है दोस्तों। त्रिपक्षी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षी युद्ध दोस्तों 8 से 10 ईस्वी सदी में हुए थे दोस्तों। इसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसमें प्रतिहार की विजय हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट देखिए, ये अभी आपको सही से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा त्रिपक्षी मामला है, और यहाँ पर जब जिसका पूरा इतिहास दोस्तों बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम केवल क्या करेंगे, अभी युद्धों के बारे में केवल वर्णन करेंगे। तो थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए, उसके पश्चात में जब इतिहास पढ़ाई जाएगी तो उसके पश्चात में आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। तो त्रिपक्षी युद्ध का मुख्य जो कारण था वो क्या था? कन्नौज। कन्नौज उस समय का सबसे शक्तिशाली, सबसे उपजाऊ जो दोस्तों राज्य था। तो कन्नौज पर सभी लोग अपनी विजय प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए त्रिपक्षी युद्ध का जो मुख्य कारण था कन्नौज था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात में उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज उत्तर प्रदेश बन गया दोस्तों। कन्नौज कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले दोस्तों पाटलिपुत्र है ना, जो कि पाटलिपुत्र जो कि बिहार में था दोस्तों, वहाँ पर राजधानियाँ बनाई जाती थी। इसके पश्चात में क्या हुआ, जब गुप्त जो साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को सभी जितने भी राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब क्या हुआ, यह हर्षवर्धन की राजधानी थी, और हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी, जिसका विवाह किसके साथ? वल्लभी के मैत्रकी वंश से हुआ था दोस्तों। उल्लेखनीय है कन्नौज प्रारंभ में मौखरी वंशों की राजधानी थी। यह हर्षवर्धन की बहन का ससुराल था, किंतु उसके बहनोई की मृत्यु होने के पश्चात में सिंहासन रिक्त हो गया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ईस्वी सन 750 और 1000 के बीच में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंश हो गए। 3 कोनों में 3 से कौन कौन? दक्षिण में कौन हो गए? राष्ट्रकूट हो गए। पूर्व में पाल वंश हो गया, और पश्चिम और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। 3 वर्ग हो गए। 3 शासक तीनों कोने में बहुत ही शक्तिशाली हो गए। इनका जब उदय हुआ तो कन्नौज पर आधिपत्य कर लेंगे। इन तीनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसको हम कहते हैं त्रिपक्षी संघर्ष। इस संघर्ष की शुरुआत करने वाला सबसे पहले जो राजा था वो था वत्सराज। वत्सराज ने जब ये प्रारंभ किया, जिसने क्या किया? कन्नौज के शासक इंद्रायुध। याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार राजा कौन थे? तो वत्सराज, जिन्होंने क्या किया?
कन्नौज के शासक थे इंद्रायुध। इंद्रायुध को पराजित करके उत्तर जो भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो यहाँ पर किसकी जीत हुई? दो वत्सराज की जीत हुई दोस्तों। ये कौन थे? ये थे प्रतिहार। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया? कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। राष्ट्रकूट जो नरेश थे, कौन थे उस समय? राष्ट्रकूट जो नरेश थे ध्रुव। ध्रुव ने भी क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप कर दिया। और वत्सराज को इन्होंने क्या किया? जो वत्सराज अभी तक जो कन्नौज पर जिन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था इंद्रायुध को हराकर, अब ध्रुव ने क्या किया? इनको हरा दिया। और इसने क्या किया? वत्सराज को पराजित करके और इस युद्ध में भाग लेकर राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। और इन्होंने क्या किया? अब कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया ध्रुव ने। अब क्या हुआ? ध्रुव के पास दक्षिण लौटते ही पाल वंशी जो धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। अब क्या किया? यहाँ पर ध्रुव ने बहुत ही लूटपाट, क्योंकि यह दक्षिण भारत से दोस्तों आया था, इसकी कोई मंशा नहीं थी अधिकार करने की। इसने क्या किया? एक अपना सामंत बैठाल दिया। कहाँ पर दोस्तों? कन्नौज में। कन्नौज में एक सामंत बैठाल करके ये फिर से अपने वतन यानी दक्षिण भारत दोस्तों लौट आया। जैसे ही दक्षिण भारत में पहुँचता है, उसके बाद में जो पाल वंश के राजा थे धर्मपाल ने क्या किया? अवसर का लाभ उठा करके उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया। और इंद्रायुध जो दोस्तों इनको जो वहाँ के शासक थे, क्योंकि ये हार गए थे, लेकिन क्या किया था? जो ध्रुव ने किसको जब वत्सराज को हराया और यहाँ से जो भी लूटपाट कर लिया, उसके पश्चात में इंद्रायुध को वहाँ का शासक बनाकर फिर वापस लौट आया। तो धर्मपाल क्या हुए दोस्तों? इन्होंने क्या किया? फिर अवसर का लाभ उठाकर इंद्रायुध को हरा दिया। अब इंद्रायुध के स्थान पर यहाँ इंद्रायुध क्योंकि उस समय इंद्रायुध नहीं थे दोस्तों, उस समय थे इनके जो पुत्र थे वो चक्रायुध। चक्रायुध को सिंहासन पर जैसे ही बैठे दिखा, यह त्रिपक्षीय संघर्ष में 200 वर्ष तक चलता रहा, इसको हरा दिया। अंततः क्या हुआ परिणाम? जो लास्ट में जो परिणाम हुआ वो गुर्जर प्रतिहार शासक जो नागभट्ट द्वितीय थे के पक्ष में रहने के साथ ही इस युद्ध का समापन हो गया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी दोस्तों बना ली। तो दोस्तों इसका पूरा इतिहास जब इसको हम इसको जब पढ़ाया जाएगा तो इसको हम आसानी से दोस्तों पढ़ेंगे। अब दक्षिण भारत में एक जो वंश था उस समय चल रहा था राजा वेंगी का युद्ध। ये वेंगी का युद्ध कौन सा था? उस समय चोल जो बनाम चोल थे, चेर थे और पांड्य थे, इन शासकों के बीच में हुआ, जिसमें चोल जो शासक थे करिकाल, इनकी विजय हुई थी। तंजौर के निकट जो वेंगी के युद्ध से चोल शासक करिकाल को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस युद्ध से में उसने क्या किया? चेर तथा पांड्य के 11 राजाओं के समूह को पराजित कर दिया। इस युद्ध को हारने के पश्चात में शासक जो पेरुम शेरलदान ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। अब इसके पश्चात में दोस्तों बेलूर का युद्ध हुआ। परांतकम बनाम पांडे और श्रीलंका के जो राजा थे, इसमें क्या परांतक जीत गया था। तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम के युद्ध में जो कि हुआ था 949 ईस्वी में, इसमें परांतक बनाम जो राष्ट्रकूट पश्चिमी जो गंग वंश के थे उनके बीच में हुआ था। इसमें भी परांतक की विजय हुई थी दोस्तों। राष्ट्रकूट जो नरेश थे दोस्तों कृष्ण तृतीय, यहाँ पर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया और राष्ट्रकूटों को यह विजय अपने सेनापति मडलेर तथा गंगराज भुगुत की सहायता से मिली थी दोस्तों। चोल युवराज जो राजादित्य थे इस युद्ध में मारा गया था। चोल राज्य को जीतते हुए कृष्ण तृतीय रामेश्वरम जा पहुंचा, जहां उसने क्या किया? एक विजय स्तंभ की भी स्थापना की दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है।